सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम बेसिकली ये डिस्कस करने वाले हैं कि आपको अपना पेपर करना कैसे है। तो मैंने इस साल का सैम्पल पेपर पिक करा है एंड उसमें एक तरफ स्क्रीन पे आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे और एक तरफ आंसर्स दिख रहे होंगे, सो दैट मैं मार्किंग स्कीम के साथ आपको ये एक्सप्लेन करूँ कि आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। तो फर्स्ट सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। नीता इज कंडक्टिंग इंटरव्यूज फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर अ सीनियर मैनेजमेंट रोल। तो नीता क्या कर रही है, इंटरव्यूज कंडक्ट कर रही है। उसको बेसिकली क्या करना है, उन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना है जो कि सीनियर मैनेजमेंट रोल के लिए अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो वो हर कैंडिडेट को सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस देती है। तो ये इंटरव्यू बेनिफिशियल क्यों है? पहला ऑप्शन है कि सारे कैंडिडेट्स यूनिक पर्सनालिटीज दिखा सकते हैं, नो। पॉजिटिव इंप्रेशन बनेगा, नहीं। इट इंश्योर्स ऑल कैंडिडेट्स आर असेस यूजिंग द स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से हैं एंड स्ट्रक्चर्ड होगा तो सबको सेम क्वेश्चंस मिलेंगे। और लास्ट वाला, इट गिव्स द फ्रीडम टू डिस्कस एनी टॉपिक दे वांट बिकॉज बेसिकली इट इज स्ट्रक्चर्ड। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका आंसर सी पार्ट होगा क्योंकि सब कैंडिडेट्स को असेस किया जाएगा, सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस हर कैंडिडेट को देंगे तो हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। तो येस, दैट्स व्हाई द आंसर इज गोइंग टू बी सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल कॉम्पिटेंस इनहैंस द पर्सन्स सेल्फ एस्टीम। तो ये भी हमारे चैप्टर 2 में से है, आपको पता ही चल रहा होगा कि सेल्फ एस्टीम की बात हो रही है। तो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल कॉम्पिटेंस अगर याद है तो हमने ये पढ़ा था कि सेल्फ एस्टीम में 4 तरीके की कॉम्पिटेंस होती है। तो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल कॉम्पिटेंस क्या होता है? बी पार्ट, बाय फॉस्टरिंग सोशल कनेक्शंस एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, यानी कि सोशल कनेक्शंस आपके अच्छे बनते हैं एंड उसकी वजह से आप पॉजिटिव फील करते हो। अब देखते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इसका आंसर नहीं है। पहला है बाय मेकिंग देम सुपीरियर टू अदर्स इन एवरी एरिया, बिल्कुल भी नहीं। फॉस्टरिंग तो है ही। सी पार्ट क्या है? बाय इंश्योरिंग दे एक्सेल इन एकेडमिक, एकेडमिक आ गया तो कैंसिल आउट हो गया। डी पार्ट, बाय इनकरेजिंग देम टू फोकस सोनली ऑन फिजिकल, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपको आंसर नहीं समझ आता कि वो क्या है, तो बेस्ट टेक्निक जो आप यूज़ कर सकते हो वो ये है कि आप क्रॉस आउट कर दो जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं चाहिए, मतलब जो भी ऑप्शंस आपको नहीं चाहिए। जैसे इसमें ए, सी और डी बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे हैं क्योंकि एक में सुपीरियर की बात हो रही है, एक में एकेडमिक की बात हो रही है, एक में फिजिकल की बात हो रही है। सो येस, दैट मेक्स इट ईजियर फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस। थर्ड पर जाते हैं। सोनिया हैज़ टू बी असेस्ड फॉर एबिलिटीज जैसे लॉजिकल रीजनिंग एंड क्लियर थिंकिंग। तो कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे हम इसके अंदर? तो इसके अंदर क्या होगा? कन्वर्जेंट थिंकिंग होगा, क्योंकि कन्वर्जेंट थिंकिंग में आपके फिक्स्ड आंसर्स रहते हैं। तो इस वजह से लॉजिकली आप सोचोगे, क्लियरली सोचोगे, तो ये क्या बना? आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग बन गया। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस। क्वेश्चन नंबर 4, लोगोथेरेपी अगर याद हो, लोगोज जिससे आया है। सो लोगोथेरेपी जो होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड असेंशियल फॉर कोपिंग विद लाइफ चैलेंजेस। तो आपका लोगोथेरेपी का जो आंसर आएगा, इट इज गोइंग टू बी फाइंडिंग पर्सनल सेंस ऑफ मीनिंग और पर्पस इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। ये अगर आपने एग्जैक्ट स्टेटमेंट बुक में पढ़ा है इन योर चैप्टर 5 तो आपको बहुत इजीली इसका आंसर मिल जाएगा। एंड ऑब्वियसली पर्सनल सेंस ऑफ मीनिंग एंड पर्पस लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस में भी अगर आप ढूंढ लेते हो तो वो पार्ट है आपका लोगोथेरेपी का। चलो बाकी वाले क्या हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। ए पार्ट है आइडेंटिफाइंग एंड ऑल्टरिंग नेगेटिव थॉट पैटर्न्स टू डेवलप अ पॉजिटिव माइंडसेट। ये हमारी दूसरी थेरेपी है एंड हम लोग नेगेटिव इरैशनल थॉट्स को रैशनल में करते हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ द कॉग्निटिव थेरेपी बाय एल्बर्ट एलिस एंड एरन बेक। दैट्स वाई ये वाला आंसर नहीं है। सी पार्ट देखते हैं, यूजिंग री इन्फोर्समेंट टू इंक्रीज डिजायर्ड बिहेवियर्स एंड रिड्यूस प्रॉब्लमैटिक वंस। इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा कि आप इसमें बिहेवियर थेरेपी लेकर आ रहे हो। एंड नेक्स्ट इज रिप्लेसिंग इरैशनल बिलीव्स विद लॉजिकल रियलिस्टिक वंस टू इम्प्रूव इमोशनल वेलबींग। तो इसके अंदर आपका ऑब्वियसली इरैशनल बिलीव्स विद लॉजिकल रियलिस्टिक वंस, अगेन ये आपका ए पार्ट जैसा ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। जैसे इधर दे रखा है कि सचिन ऑफन कॉल्स आउट आंसर्स इन द क्लास विदाउट रेजिंग हिज हैंड, की मतलब आंसर बोल देता है और हाथ ऊपर नहीं करता। तो
change this behavior, the teacher starts ignoring him whenever he calls out, but praises him every time he raises his hand before speaking. इसका मतलब क्या हुआ कि जब जब वो हाथ ऊपर करके आंसर देता है टीचर उसको प्रेज करती है, और जब भी वो ऐसे ही रैंडमली आंसर दे देता है टीचर उसको इग्नोर कर देती है. तो कौन सी स्ट्रैटेजी टीचर यहाँ पे यूज कर रही है? आंसर है डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट. क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक तरफ जो नेगेटिव रिस्पॉन्स है उसको इग्नोर कर रहे हो और जो बच्चा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है उसको रीइंफोर्स कर रहे हो. अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है इसके अंदर. क्योंकि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आप अकेले नहीं दे रहे, आप नेगेटिव वाले को इग्नोर भी कर रहे हो. पनिशमेंट तो आप बिल्कुल भी नहीं दे रहे हो. एंड लास्ट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी सिर्फ अकेला नहीं हो रहा है क्योंकि आप बच्चे को प्रेज भी कर रहे हो. ठीक है. उसके बाद 6th वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पैथी इन अ थेरेप्यूटिक सेटिंग. तो एम्पैथी क्या होता है कि भाई पुटिंग वन सेल्फ इन द अदर पर्सन शूज, यानी कि आप दूसरे की जो प्लाइट है, दूसरे का जो कंडीशन है उसको समझ रहे हो. तो कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा मैच होता है? तो इसका आंसर डी पार्ट है. बट हम लोग पहले डी पार्ट पढ़ते हैं फिर अंडरस्टैंड करते हैं कि ए, बी और सी क्यों नहीं है. तो बेसिकली जो आपका डी पार्ट है उसमें क्या बोला गया है कि अ थेरेपिस्ट केयरफुली लिसन्स टू द क्लाइंट्स एक्सपीरियंसेस. कि भाई वो आप सुन रहे हो, वो जो भी मतलब समझ रहा है, जो भी चीज़ें बोल रहा है उसको आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, एंड आप ऐसा फील करा रहे हो क्लाइंट को कि भाई हम तेरी बात सुन रहे हैं और हम तेरी वैल्यू कर रहे हैं. तो डी पार्ट इसका आंसर है. लेट्स अंडरस्टैंड ए, बी और सी क्यों नहीं है. ए पार्ट है, थेरेपिस्ट ऑफर्स एडवाइस टू द क्लाइंट. मतलब देखो सीधी सी बात आ गई, एडवाइस देते ही एडवाइस आपने देनी नहीं है. दूसरा, द थेरेपिस्ट इनकरेजेस द क्लाइंट टू मूव पास्ट देयर इमोशंस. इसमें उसको अगेन एडवाइस दे रहा है कि भाई छोड़ छाड़ दे पास्ट में जो हो गया, तो इसलिए बी पार्ट भी नहीं होगा. सी पार्ट है, अ थेरेपिस्ट रिमेन्स न्यूट्रल एंड डिटैच टू मेंटेन प्रोफेशनलिज्म, अवॉइडिंग इमोशनल इन्वॉल्वमेंट इन द क्लाइंट्स एक्सपीरियंसेस. थेरेपिस्ट जो है वो मतलब न्यूट्रल रह रहा है बिल्कुल भी, और प्रोफेशनलिज्म रह रहा है, इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है. तो ये इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, और डी पार्ट सबसे ज़्यादा आपका मैच होता है विद एम्पैथी. तो ये आपका हो गया. नेक्स्ट इज योर 7th क्वेश्चन, दैट इज वेलबींग. वेलबींग क्या होता है? ये बहुत इजी है. नॉट ओनली मेंटेनेंस एंड सर्वाइवल बट ऑल्सो ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट. ये आपका बेसिकली वेलबींग का जो डेफिनेशन है ये आपको मिल जाएगा चैप्टर 4 में. तो ये बहुत ईजी है, इसके हमें बाकी ऑप्शंस कैंसिल आउट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. क्वेश्चन 8 पर आते हैं. अनीशा कीप्स वॉशिंग हर हैंड after a bout of fever. This continuous washing leads to bruises on her palm. Identify this behavior. तो बेसिकली जो 8th क्वेश्चन है उसमें क्या हो रहा है कि वो बार बार हाथ अपने धोती जा रही है एंड उसकी वजह से ब्रूजेस भी आ गए, बट वो बार बार उस चीज़ को करती जा रही है. तो ये बहुत क्लियर है कि ये OCD का पार्ट है. बट OCD 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऑब्सेसिव बिहेवियर एंड कंपल्सिव बिहेवियर. तो ऑब्सेसिव मतलब थॉट, सोच तो चल ही रहा है बट यहाँ पे वो हाथ धो रही है, कुछ एक्शन हो रहा है, इस वजह से इसका आंसर क्या आएगा? कंपल्सिव बिहेवियर. राइट? क्योंकि शी इज कंपल्स्ड टू डू, मतलब उसके अंदर एक कंपल्शन है कि उसको वो चीज़ करनी ही करनी है. 9th वाले पे आते हैं. सो इन द क्वेश्चन गिवन बिलो ये 2 स्टेटमेंट्स है, असर्शन एंड रीजनिंग. इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करते हैं. देखो असर्शन एंड रीजनिंग जब आप सॉल्व करते हो तो उसमें आपने बस पहले तो सबसे पहला दिमाग यही लगाना है कि यार ए और बी में से हमें एक स्टेटमेंट गलत निकल जाए. सबसे पहले गलती निकालने की कोशिश करो. जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके अंदर ए जो है वो फॉल्स है एंड आर ट्रू है. तो आप सबसे पहले ना ये देखो कि गलती निकल जाए, कहीं ना कहीं से कुछ ना एरर निकल जाए. इसमें क्या होता है, जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स होती हैं उनको आपने अंडरस्टैंड करना है. इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉर्मल बिहेवियर रेनेसां पीरियड वाज द एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटनमेंट. हमारी यही स्टेटमेंट गलत है. और दूसरी स्टेटमेंट, इम्बैलेंसेस अमंग्स ह्यूमर्स लेड टू डिसऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेज्मिक अप्रोच. तो हमारा आर जो है वो ट्रू है, ए जो है वो फॉल्स है. तो आपने अगर ट्रू और फॉल्स ही पता लगा लिया तो भी आपका आंसर करेक्ट हो जाता है. तो क्योंकि सी और डी में से आपका आंसर आ जाता है, एक भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है. नाउ अब आपको पता है कि यार
फॉर एग्जाम्पल दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, तो आप क्या करोगे, देखोगे यार कहीं ना कहीं सेम पैराग्राफ से है, एंड बेस्ट तरीका आप ना बिकॉज लगा के देखो कि असर्शन वाली लाइन पढ़ो एंड नेक्स्ट वाले में बिकॉज लगा लो। एंड दूसरा एक ट्रिक आप कह सकते हो कि वो सेम पैराग्राफ से कनेक्टेड है, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन अगेन असर्शन रीजनिंग का है। इसमें लेट्स अंडरस्टैंड कि जैसे अगेन इसमें आर जो है वो फॉल्स है, मतलब जो रीजनिंग है वो फॉल्स है, दोनों स्टेटमेंट्स रीड करते हैं। मेंबर्स ऑफ टीम्स ऑफन हैव कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स एंड दे आर कमिटेड टू अ कॉमन गोल और पर्पस। यानी कि जो भी मेंबर्स होते हैं टीम्स के, टीम में क्या होता है, कोई क्रिकेट टीम है तो सबके कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हैं, जैसे एक बैलर एक बॉलर है तो दूसरा बैटर है, एक बैटिंग कर रहा है, राइट। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हैं एंड इन सबका एक कॉमन गोल या पर्पस है कि भाई हमें वर्ल्ड कप जीतना है। और रीजनिंग क्या है, एन ऑडियंस इज अ पार्ट ऑफ अ टीम, दे आर पोलराइज्ड इन अटेंशन एंड एक्शंस ऑफ पर्सन्स आर इन अ कॉमन डायरेक्शन। ये पूरा स्टेटमेंट ही गलत है एंड इसका कोई सेंस ही नहीं है एक तरीके से। सो दैट्स वाई ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 11th वाला। टुगेदरनेस, बिलोंगिंगनेस एंड म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग ग्रुप मेंबर्स रेफर्स टू डैश इन अ ग्रुप। तो बेसिकली जब भी एक साथ आप होते हो, टुगेदरनेस जो होती है आपकी, बिलोंगिंगनेस होती है, आपस में एक म्यूचुअल अट्रैक्शन है सारे मेंबर्स का, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कोहीसिवनेस बोलते हैं एक ग्रुप के अंदर जो हमारा चलता है, यानी कि सारे मेंबर्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th वाला। इसमें यह है कि विकास फील्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लेस वल्नरेबल टू थ्रेट्स आफ्टर ही हैज जॉइंड द रेजिडेंट्स वेलफेयर ग्रुप। मतलब उस बंदे को एक तरीके से सिक्योरिटी फील हो रही है कि उसने जो है वो रेजिडेंट्स वेलफेयर ग्रुप ज्वाइन कर लिया है और अब उसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, वो स्ट्रॉन्ग फील कर रहा है। सो द मेन रीजन फॉर ज्वाइनिंग द ग्रुप इज टू एनहांस हिज सिक्योरिटी। तो ये बहुत ईजी है आपका। 13th वाला क्या है, अकॉर्डिंग टू द 2-step कॉन्सेप्ट प्रपोज बाय मोहसिन द एटीट्यूड चेंज विल टेक प्लेस कब। देखो हमें याद है 2-step कॉन्सेप्ट जो है वो SM मोहसिन ने दिया है और इसमें आपका एटीट्यूड चेंज वो सोर्स एंड टारगेट वाला जो होता है ना टॉपिक, वो वाला है ये, राइट। तो अब अंडरस्टैंड करते हैं सारे पॉइंट्स। सोर्स का पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स द टारगेट। भाई मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना सारी स्टेटमेंट्स पे ट्रू एंड फॉल्स आप कर लो, ठीक है। जैसे अब हमारा 13th वाला क्वेश्चन है तो उसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट वाली स्टेटमेंट तो डेफिनेटली करेक्ट है कि हाँ भाई पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तभी तो चेंज होगा। चलो, द सोर्स शोज एन एटीट्यूड चेंज बाय चेंजिंग अदर्स बिहेवियर। ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं होगा, ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं होगा। थर्ड क्या है, टारगेट ऑफ चेंज आइडेंटिफाइज विद द सोर्स। ये होना जरूरी है क्योंकि अगर आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी तो चेंज कैसे होगा। और फोर्थ क्या है, टारगेट इज द पर्सन हुज इन्फ्लुएंस चेंज टेक्स प्लेस। तो ऑब्वियसली ये वाली स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। वो सोर्स होता है जिसके इन्फ्लुएंस से चेंज आता है। लास्ट क्वेश्चन 14th वाला है, हाउ आर रिलेशनशिप्स इन प्राइमरी ग्रुप्स टिपिकली कैरेक्टराइज। देखो प्राइमरी ग्रुप्स कौन से ग्रुप्स होते हैं जिनको आप मतलब अपनी मर्जी से ज्वाइन नहीं करते, जिसमें आप बस भेज दिए जाते हो, राइट। तो इसका आंसर क्या है, सी पार्ट, वार्म, इमोशनल एंड फेस टू फेस, जिनके साथ आप डेली रहते हो, जिनके साथ आपका डेली का इंटरेक्शन रहता है। प्राइमरी ग्रुप्स कभी भी इम्पर्सनल नहीं होते, कभी भी कोल्ड एंड डिस्टेंस नहीं होते, कभी भी रेयर एंड इनफ्रिक्वेंट नहीं होते। वार्म, इमोशनल एंड फेस टू फेस आपका कनेक्शन इनके साथ रहता है।